अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दी जर्नलिस्ट और मैं हूं तमसीला चिश्ती। गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो मुल्की हैं उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन ने तो ऐसा है कि जैसे एक नई जंग छेड़ दी है। गो ये ऑपरेशन पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत अहम था, लेकिन इसने जो अफ़गान हुकूमत है और अफ़गान बाशिंदे हैं उनकी तरफ से इसका इतना संगीन और शदीद रद्द-ए-अमल आया है कि जिसको देख के हैरानी हो रही है कि क्या कोई मुल्क अगर अपने मुल्क से को साफ़ करना चाह रहा है गैर कानूनी लोगों से, तो क्या वो कोई जुर्म कर रहा है। ना सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि अमेरिका और इंसानी हकूक़ के जो आलमी इदारे हैं उनकी तरफ से भी इस पे बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल का इज़हार किया जा रहा है, जिसका कोई जवाब तो समझ नहीं आता। अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू देख भी लिया जाए, उनका इस हवाले से देख लिया जाए कि जो अफ़गानी जिनकी अफ़गानिस्तान में ज़िंदगी ख़तरे में थी, उनके हवाले से अगर देखा जाए तो उसको किसी हद तक दुरुस्त माना भी जा सकता है, लेकिन उनकी ज़िम्मेदारी अमेरिका और बरतानिया जैसे मुल्कों ने ली थी, क्योंकि वो अमेरिका के लिए ही अफ़गानिस्तान में ख़िदमत सर अंजाम देते थे। ज़ाहिर है कि जब वो ख़िदमत अमेरिका के लिए या बरतानिया के लिए या जो इत्तेहादी फ़ौजें थी वहाँ पे, उनके लिए ख़िदमत अंजाम दे रहे थे, तो उनका तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदारी उन हुकूमतों और उन मुल्कों की है, वो पाकिस्तान उसका ज़िम्मेदार नहीं है। लेकिन हमेशा की तरह जो पाकिस्तान के साथ ज़्यादती होती आई है कि इनका बोझ भी पाकिस्तान पे डाल दिया गया। जब उन अफ़गानियों को वहाँ से इनका इनख़ला किया गया और उनको पाकिस्तान भेजा गया, ज़ाहिर है फ़ौरी तौर पर तो पाकिस्तान ही उनके लिए सेफ़ जगह थी। उसके बाद होना तो ये चाहिए था अमेरिका, बरतानिया या दूसरे जो जिन ममालिक में उनको पनाह दी जानी थी या रखा जाना था, वहाँ उनको फ़ौरी तौर पे भेज दिया जाता। लेकिन अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को आए हुए 2 साल हो चुके हैं, इसके बावजूद अभी तक वो पाकिस्तान के अंदर ही मुकीम थे। अब ये कि हज़ारों की तादाद में वही अफ़गानी दूसरे मुल्कों में भेजे जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी जारी है और अमेरिका भी पाकिस्तान पे दबाव डाल रहा है और बाकी हुकूमतें भी और इंसानी हकूक़ के इदारे भी कि पाकिस्तान इस तरह ना करे। दूसरी तरफ ये मामला पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का है। अफ़गान हुकूमत की तरफ से जिस किस्म के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, वो तो इंतहाई तशवीश की बात है। इसीलिए निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सारा मामला, सारा मुद्दा खोल के पाकिस्तानी अवाम के सामने रख दिया। उन्होंने एक-एक चीज़ अगर ये कहा जाए कि आदाद-ओ-शुमार हक़ाइक़ के मुताबिक उन्होंने अवाम के सामने पेश की कि असल में वाक़या क्या हुआ था। वाक़या ये हुआ था कि जब तालिबान की हुकूमत आई, उस वक़्त पाकिस्तान ने इन्हें ये कहा था कि आप जो कलअदम टीटीपी है, जिसने पाकिस्तान में भरपूर दहशतगर्दी आज से कुछ साल पहले शुरू कर रखी थी और उन्हें पाकिस्तान ने जो पाकिस्तानी अफ़वाज हैं उन्होंने उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया बड़ा भरपूर, और इसमें 70,000 से ज़ायद जो है लोगों ने शहादतें वो पाईं। तो उसका ये था कि उन्होंने अफ़गान हुकूमत से ये कहा कि टीटीपी को अब पाकिस्तान ना आने दिया जाए, उनकी कार्रवाइयों को रोकिए। जो तालिबान की अबूरी हुकूमत है उन्होंने वक्ती तौर पे वादा भी किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना वादा इफ़ा नहीं किया। अब सूरत हाल ये है कि टीटीपी दाइश और दूसरे ग्रुपों के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर बाकायदा कार्रवाइयाँ कर रही है दहशतगर्दी की, और शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जिस दिन कार्रवाई के दौरान किसी सिक्योरिटी एहलकार की शहादत ना होती हो। ये गुज़श्ता चंद माह से तो ये सिलसिला बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है और अनवारुल हक काकड़ साहब ने इसी हवाले से बात की है। उन्होंने यही कहा है कि फ़रवरी में पाकिस्तान का आला सतही वफ़द और जिसमें ISI के सरबराह भी थे और बाकी लोग भी थे, वो वहाँ गए हैं अफ़गानिस्तान में और अबूरी हुकूमत से ये कहा है कि आप या तो पाकिस्तान का साथ दें या टीटीपी का, और लगता यही है व्यूवर्स के तालिबान ने टीटीपी का साथ देने का अहद कर रखा है। वो उसकी वजह ये है कि उसके बाद कई ऐसे वाक़यात हुए जिनके पाकिस्तान के पास जिनके शवाहिद भी मौजूद हैं कि उसमें जो अफ़गान हुकूमत है उसके वुज़रा की टीटीपी को बाकायदा हिमायत हासिल रही है, यानी उन्होंने सहूलतकारी का काम किया है। आप अगर उनके अफ़गान वज़ीर दाखिला के बयानात देख लें या बाकी जो उनके वुज़रा हैं उनके और उनके इवन उनके जो आर्मी चीफ़ हैं उनके बयानात देख लें, वो सब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पाकिस्तान के बारे में रिवेंजफुल हैं। हालाँकि पाकिस्तान ने तो उनकी हमेशा से जो अफ़गानिस्तान की हमेशा हमायत की है। अब अगर ये फ़ैसला किया गया है बेदखली का गैर कानूनी मुकीम अफ़गानियों का,
तो ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये तो हर हाल में इन्हें जाना चाहिए। अब इस सिलसिले में जो सिंध हाई कोर्ट में केस भी आज जब समाअत हुई, दरख्वास्त दी गई कि गैर कानूनी मुकीम अफ़गानियों के हवाले से कि उनके हकूक़ का ख़्याल रखा जाए, तो सिंध हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि क्या कोई पाकिस्तानी बग़ैर वीज़े के किसी भी दूसरे मुल्क में एक दिन भी क़याम कर सकता है? ज़ाहिर है इसका जवाब है नहीं। जब एक असूली जो है एक आलमी कानून है, एक तयशुदा कानून है कि कोई भी बाशिंदा किसी भी दूसरे मुल्क में बग़ैर वीज़े के नहीं रह सकता, तो ये कानून पाकिस्तान की हद तक लागू क्यों नहीं होता? पाकिस्तान इस पे अपने मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करा सकता? आखिर अफ़गान बाशिंदे जो हैं उनको इस कदर फ़ेवर किस लिए दी जाए? कोई जवाज़ नहीं है। वो जाएँ, अफ़गानिस्तान जाएँ, जो गैर कानूनी लोग हैं वो जाएँ, वहाँ से जाके अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाएँ, वीज़ा बनवाएँ, पाकिस्तान आ जाएँ, वेलकम। लेकिन इस तरह पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर किसी को दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दे सकता। इंटरनेट पे ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की जो हुकूमत है, उन्होंने जो जितने भी अफ़गानी थे वहाँ पे उनके घर भी डिमोलिश किए हैं। तो ये किस हद तक सच है और क्या ये ठीक है? और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि वीज़े बनवा के यहाँ पे वापस आ जाएँ। तालिबान की हुकूमत में उनके लिए क्या ये आसान है कि वो वीज़ा बना के इधर आ जाए फ़ौरन से? जी देखिए मारूफ़, आपके सवाल का जो है ना बड़ा अच्छा एक एंगल आपने दिया है। जहाँ तक मकान डिमोलिश करने का ताल्लुक़ है, तो देखें बात ये है कि जो गैर कानूनी तामीरात हैं उनका तो वैसे भी कहीं भी इजाज़त नहीं होती। लेकिन ये इस किस्म की जो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं वो सब जाली हैं, उनमें कोई हकीकत नहीं है। हाँ, उनको डिटेंशन सेंटर्स में रखा जा रहा है जो गैर कानूनी हैं, और वहाँ पे बाकायदा उन्हें हर चीज़ की सहूलत फ़राहम की जा रही है। वहाँ पे उनकी खुराक का भी ख्याल रखा जा रहा है, हर तरह की सहूलत दी जा रही है। लेकिन अब अगर किसी ने नादरा के लोगों के साथ मिलकर जालसाज़ी से जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं और वो ये क्लेम कर रहा है कि मैं कानूनी यहाँ का बाशिंदा हूँ, जो अफ़गानी, तो उसको कैसे माना जा सकता है? और जो दूसरी आपने क्या बात कही थी कि ये जो डॉक्यूमेंट्स बनाने का, जी अच्छा, ये है कि यहाँ भी एक ख़तरा है। देखिए डॉक्यूमेंट्स तो ज़ाहिर है कि वो बना के आ सकते हैं, और जो जिनको जान को ख़तरा था, जिन अफ़गानियों को, उनको तो वैसे ही बरतानिया और अमेरिका वगैरह वो लेके जा रहे हैं, उन्होंने चले जाना है। तो जो बाकी हैं वो जाएँ, डॉक्यूमेंट्स उनको बनाने दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ दूसरा ख़तरा एक और भी है, वो ये कि इस बात की क्या गारंटी है कि तालिबान जो हैं, वो जो अफ़गान हुकूमत है, वो टीटीपी के दहशतगर्दों को ही दोबारा कहीं डॉक्यूमेंट्स बनवा के दोबारा ना भेज दे। इसलिए कि अब तो मामलात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अगर वो टीटीपी का इतना ज़्यादा उनका ख़्याल कर रहे हैं और उन दहशतगर्दों को बाकायदा मदद फ़राहम कर रहे हैं, उनकी सहूलतकारी फ़राहम कर रहे हैं उन्हें, तो वो उनके जाली डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ एक और भी पहलू है इस वाक़ये का कि आखिर ये जो टीटीपी को दोबारा पनपने का मौका कैसे मिला? वो ऐसे मिला कि जो पिछले दौरे हुकूमत था, जब ये तालिबान आए हैं, उस दौरे हुकूमत में बाकायदा ये कहा गया कि टीटीपी के जो जंगजू हैं और उनको पाकिस्तान के अंदर दोबारा बसाया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा, और तकरीबन 5000 के करीब वो जंगजू पाकिस्तान आए। अब वही जंगजू जिनको पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त दी गई, वही सारी ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और उनको पीछे से अफ़गानिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों जो हैं उनकी एक कुमक की सूरत में उनको मदद मिल रही है। अब ये काम किसने किया? यहाँ ये देखने की बात है कि इसके पीछे क्या, ज़ाहिर है कि इसमें सिविल हुकूमत जो है वो तो बहरहाल ज़िम्मेदार है, लेकिन इसमें जो साबिक जो इस्टेब्लिशमेंट के ओहदेदार थे उनका भी हाथ है, जिनमें मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई झिझकना चाहिए, जिनमें फैज़ हमीद का सबसे ज़्यादा नाम आता है, क्योंकि ज़ाहिर वो ISI के सरबराह थे। फैज़ हमीद साहब, जो जनरल फैज़ हमीद थे, उनका ना सिर्फ जो है कई हवालों से इस इशू से तो ताल्लुक़ है ही है, लेकिन उनका नाम कई चीज़ों में भी जुड़ा है। और जिस दिन ये वाक़या हुआ है, ये इन्होंने निगरान वज़ीर आज़म ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारा बताया है कि अफ़गान हुकूमत की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरह दहशतगर्दों की सहूलतकारी की जा रही है, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा केस आया, वो भी जनरल फैज़ हमीद से रिलेटेड है। वो ये कि उन्होंने एक जो है जो हाउसिंग सोसाइटी के मालिक, उनसे ज़मीन हथियाने की, उनकी हाउसिंग सोसाइटी हथियाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने 2017 का ये वाक़या है, उन्होंने अपने जो ISI को मिसयूज़ किया और रेंजर्स के ज़रिए वो जो हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं उनके घर पे छापा मरवाया,
उनके अहले खाना के हमरा और उनकी जो टीम थी उनके हमरा उनको गिरफ़्तार कराया और कई माह उन्हें टॉर्चर दिया गया, कैद करके उन्हें अगर एक केस से वो छूटते तो उन्हें दूसरे में फंसा दिया जाता, दूसरे से छूटते तो उसी दौरान तीसरे में फंसा दिया जाता, यहाँ तक कि उन पे दहशतगर्दी का मुकदमा भी बनाया गया। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस की हेयरिंग हुई उसमें उन्होंने दरख्वास्त गुजार ने ये मौक़िफ़ अपनाया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके जो सुसर थे वो उनसे मिलने के लिए आए तो जनरल फैज़ हमीद के इंस्ट्रक्शंस पे उन्हें भी अगवा कर लिया गया, उन्हें टॉर्चर दिया गया, इस कदर टॉर्चर दिया गया कि आखिरकार वो कैंसर का शिकार हो गए और उनकी मौत कैंसर के मुज़ी मर्ज़ से हुई। और इसके अलावा उनके छोटे से जो बेटा था, चंद मेरा ख़्याल है 8-9 साल का बेटा, रेंजर्स एहलकार ने उस बच्चे के मुंह के ऊपर जूता रख के उसे टॉर्चर किया। और जब किसी जगह पे जब रियासती इदारे इस किस्म की हरकतें करेंगे तो अवाम कहाँ जाएंगे। और ये भी वो देखें, अगर कोई यहाँ कोई कारोबार कर रहा है तो उसका ये कारोबार करना कोई जुर्म नहीं है, उसको सताना जुर्म है। अब ये है कि ये ज़िम्मेदारी आ जाती है पाक फ़ौज पे। ये हमारा ज़ाहिर है कि हमारा मुहाफ़िज़ इदारा है और आजकल जो हो रहा है, जिस तरह शहादतें हो रही हैं, हम दिलो जान से उनके इस ज़ाहिर सिक्योरिटी इदारों की शहादतों को हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन जो अफसरान की इस्टेब्लिशमेंट की सतह पे हैं उनकी गलत कारियों को कभी भी डिफ़ेंड नहीं किया जाना चाहिए। अगर फैज़ हमीद आज नहीं हैं तो उन्होंने जो कुछ किया वो सारा एक तरह से सामने आ रहा है। उन्होंने जो कुछ किया आवाम देख रहे हैं और लोगों के सामने हर चीज़ ओपन हो रही है। बहुत सारी चीज़ें तो पहले भी ओपन थी, जैसे फैज़ाबाद धरना में जिस तरीके से पैसे बांटते हुए इनकी फुटेज सामने आई थी, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह कि जब इस्टेब्लिशमेंट किसी बात में इन्वॉल्व होती है उसमें लोग ख़ुद भी डर जाते हैं, ज़ाहिर है खौफज़दा हो जाते हैं कि कहीं उन्हें गायब न कर लिया जाए। लेकिन दूसरी जो चीज़ होती है वो ये है कि वो इस वजह से भी चुप रहते हैं कि नहीं, हमारे दिफा का इदारा है, हमारे दिफा का इदारा पाक फ़ौज है। ठीक है, ये हम मानते हैं। ज़ाहिर है कि हम अगर घरों में सुकून से सोते हैं तो उसकी वजह ये है कि सरहदों पे या बाकी हर जगह पे हमारे सिक्योरिटी एहलकार हमारी हिफाजत के लिए मौजूद होते हैं। लेकिन फिर भी इस बात पे किसी को जुर्म की छूट नहीं दी जा सकती। अब ये कि जो जनरल फैज़ हमीद हैं उन पे 3 बड़े चार्जेस अब तक हैं, बाकी और तो बहुत ज़्यादा हैं। मैं 3 बड़े चार्जेस इसलिए कह रही हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नंबर 1, ये टीटीपी के जो जंगजू है ये क्यों आए, और जिसमें ज़ाहिर है कि अगर वो जंगजू आबाद हुए हैं, ये एक सिविल वज़ीर-ए-आज़म का अपना फ़ैसला नहीं हो सकता। ज़ाहिर है कि उन्हें मिसगाइड किया गया होगा, उन्हें कुछ ऐसी बातें बताई गई होंगी कि ये टीटीपी वाले हमारे लिए मददगार साबित होंगे और ये कौमी धारे में आ जाएंगी। इसी तरह की उन्हें बात करके उन्हें मिसगाइड किया गया होगा, यह ख्याल है। लेकिन इसमें यह है कि ज़ाहिर है कि वज़ीर-ए-आज़म भी बच्चे नहीं थे, उन्हें भी सोचना चाहिए था कि जो वो करने जा रहे हैं क्या वो सही है या गलत। अब ये 5000 लोग कहाँ हैं, उनको ढूंढना, और ये भी फिर फ़ौज की ही ज़िम्मेदारी है कि वो उनको पहले तलाश करे कि वो जंगजू कहाँ हैं। नंबर 1 ये चार्ज हो गया उन पे। दूसरा जो चार्ज है वो फैज़ाबाद धरने का है। ठीक है, वो भी कोई कम बड़ी बात नहीं थी। वो धरना एक जमहूरी हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने का बाइस बना, और ये सब ने देखा कि उस वक्त क्या हुआ और उस धरने के नतीजे में कितनी अमवात हुई और पाकिस्तान को कितना और मुल्की मईशत को कितना नुकसान पहुंचा। ये भी एक हिस्सा है तारीख़ का। दूसरा चार्ज। अब तीसरा चार्ज, ये जो हालांकि ये पुराना वाक़या है, लेकिन अब क्योंकि जो हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं वो एक दरख्वास्त के साथ अदालत में आ गए हैं, अब उनका जो केस है वो भिजवा दिया गया है वज़ारत दिफ़ा के पास। ज़ाहिर है कि वज़ारत दिफ़ा के पास भी इतना इख्तियार नहीं है कि वो चाहे वो एक एक्स सर्विसमैन है उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी कर सकें। वज़ारत दिफ़ा इतनी ताकत रखता ही नहीं है। असल ताकत क्योंकि पाक फ़ौज के पास है, और मेरी तो यही दरख्वास्त होगी, ये तीनों बहुत बड़े चार्जेस हैं, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जैसा कि आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है कि जो कोर्ट मार्शल रिटायर्ड फ़ौजी अफसर का भी हो सकता है, तो इसकी कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। अभी आपने जो आपने काफ़ी टाइम से आपने इनको जंगजू कह के रेफ़र किया है, जी तो जी। आप ये नहीं समझेंगे कि उनके अफ़गानी नेशनल्स के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि हमारे लोग वैसे ही नहीं उनको पसंद करते, तो मज़ीद उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो सब ही जंगजू हैं।
नहीं नहीं, ये उनकी बात नहीं मैं कर रही, ये बात कर रही हूँ मैं टीटीपी के जो जंगजू हैं। सिर्फ आप मतलब आप जी जी, मैं सिर्फ टीटीपी के जंगजू की नहीं आम लोगों से एसोसिएट नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेट पे जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, आपने ये बात कर दी। लेकिन मैंने सारी गुफ्तगू में बार बार टीटीपी के जंगजू कहा है। टीटीपी जो है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, कलअदम है, इसको कलअदम करार दे दिया गया है। लेकिन ये कि ये पाकिस्तान से बाहर अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। आम अफ़गानी जो है उसकी ज़िंदगी मिज़रेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके लिए अफ़गानिस्तान अब सेफ़ नहीं है और इसमें भी कोई शक नहीं है। और इस हवाले से हमारी सारी हमदर्दियाँ अफ़गान अवाम के साथ हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। जो लीगली कोई आए, बिल्कुल हम उनको वेलकम कहते हैं। आप देखें उनके यहाँ पे कारोबार हैं और वो कई सालों से यानी सिर्फ पाकिस्तान, ये नहीं है कि वो इस्लामाबाद या अपने कैंपों तक महदूद हैं, बिल्कुल नहीं, वो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। और वो बरमला ये कहते हैं कई मार्केटों में अफ़गानी कारोबार कर रहे हैं। जी जी, पंजाब में तो पंजाबियों से ज़्यादा वो लोग जी जी बिल्कुल, अच्छा कारोबार चला रहे थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और वो एडमिट करते हैं कि वो अफ़गानी हैं, वो ये नहीं कहते कि हम केपी से आए हैं, वो ख़ुद बताते हैं कि हम अफ़गानिस्तान से आए हैं। तो अब ये तो और बात होगी, लेकिन फिर मेरी दरख्वास्त यही है कि अगर कोई फ़ौजी अफसर भी कोई कार्रवाई करता है या कोई जुर्म करता है तो उसका लाजमी ओपनली कोर्ट मार्शल होना चाहिए और इसको डिक्लेयर किया जाना चाहिए। देखिए उस कार्रवाई का कोई फ़ायदा नहीं है जो आप छुपा के करते हैं। अगर आप ये कहते हैं, इससे इदारा मजबूत नहीं होता, इदारे को नुकसान होता है। जब आप ओपन कार्रवाई करेंगे लोगों को भी एक एतमाद आएगा कि हाँ, क्योंकि ये तो हमें पता है कि पाक फ़ौज का जो है वो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई बड़ी अच्छी होती है, उनका इंसाफ का निज़ाम बड़ा अच्छा है। जो मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी इसीलिए लोग कह रहे थे कि जी मिलिट्री कोर्ट्स होना चाहिए, लेकिन मिलिट्री कोर्ट ज़ाहिर है वो सिविलियन का ट्रायल का वही हाल होगा जो फैज़ हमीद साहब ने उस प्रॉपर्टी के जो मालिक थे, हाउसिंग सोसाइटी के जो मालिक थे उनके साथ किया। इस वजह से ज़ाहिर है कि इंसानी हुकूक के इदारे और हम जैसे लोगों के कई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। लेकिन बहरहाल यही दरख्वास्त है कि ये कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होनी चाहिए और ओपन ट्रायल होना चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि ये जो है ये रियासत के ख़िलाफ़ जुर्म है और रियासत के ख़िलाफ़ जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए। जी, अगर आप इसको प्रिडिक्ट करें तो एज एन एनालिस्ट आपको कितने % चांस लगता है कि पाक फ़ौज इसे गो थ्रू करेगी उनके कोर्ट मार्शल में? जी, माजी तो ऐसा नहीं है, माजी में तो ऐसी कोई मिसालें नहीं हैं। जो 71 के बहुत बड़े मुजरिम थे उनको कौमी परचम के साथ और बड़े फ़ौजी एजाज़ात के साथ दफनाया गया था। अगर उनको सज़ा मिली होती तो आज ये हाल ना होता। या जनरल मुशर्रफ साहब का जो वाक़या हुआ था, उन्होंने जो कू किया उसके बाद क्या हुआ कि उनको अदालत तक भी नहीं उस तरफ पहुंचने दिया गया। तो ये तो नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह, सिर्फ मुल्क के लिए नुकसानदेह नहीं, ये इदारे के अपने लिए भी नुकसानदेह होती है। इसलिए कि जब आप किसी जुर्म को छुपाते हैं तो आप दोहरा जुर्म करते हैं। तो ये आप जो है शख्सियात का दिफा ना करें। इदारे शख्सियात से नहीं चलते, इदारे अपने डिसिप्लिन से चलते हैं।